Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 30th of July 2025. तो गाइज आज है तारीख 30 जुलाई 2025 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है बारबाडोस को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में जो भी रेलिवेंट टॉपिक्स हैं फटाफट कवर करना शुरू करते हैं। आज वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया है, या मेरा जो गला है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और थोड़ा हेल्थ इशू भी है, जिस वजह से आज मतलब जो सेशन है वो थोड़ा डिले हो पा रहा है। कोई बात नहीं, बट सेशन ज़रूर से होगा, सेशन स्किप नहीं करेंगे। और दूसरी बात, कंप्लीट सेशन करेंगे क्योंकि आपने वेरियस न्यूज़पेपर एनालिसिस अलग अलग चैनल्स पर देख लिए होंगे, बट यहाँ पे होलिस्टिक एनालिसिस मिलेगा जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन पर भी फोकस करेंगे। मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा, आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा ताकि मैं जान सकूं कि आपको आर्टिकल समझ में आया या नहीं आया। आपको नीचे अपना पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करना है, कमेंट सेक्शन ओपन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर ये है वो लिख देना, क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर ये होगा वो लिख देना। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, उसके भी आंसर्स आपको देने हैं। आज का सेशन स्पेशली इकोनॉमी के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस पेज पर 2-3 टॉपिक हैं, बहुत काम के हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप आज न्यूज़पेपर को देख चुके हैं, वेल एंड गुड, नहीं देखे हैं तो आपके सामने पहला आर्टिकल आएगा प्रलय मिसाइल को लेकर। तो क्या आज ये अखबार में आर्टिकल पब्लिश हुआ है? बिल्कुल, यहाँ पर आप देख पाओगे हमारे न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है। और क्वेश्चन ये है सर वो पेज नंबर कौन सा है? तो जो मैं यहाँ पे अखबार यूज़ कर रहा हूँ द हिंदू इंटरनेशनल एडिशन है, और जो ये आपको आर्टिकल दिखाई देगा ये पेज नंबर 4 पर नज़र आएगा, ठीक है। एग्जैक्टली मेंशन किया गया है। तो हमारा जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सक्सेसफुली बैक टू बैक 2 प्रलय मिसाइल के टेस्ट करे हैं जो सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुके हैं। हमारे आर्मी पर्सनल्स भी वहाँ पर प्रेजेंट थे इस पूरे टेस्ट को देखने के लिए, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसमें जो हमारे यूज़र्स हैं, ऑब्वियसली हमारी एयरफोर्स और आर्मी को ही ये मिसाइल इस्तेमाल करनी है, तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट थे जब ये पूरा टेस्ट हुआ। जब ये टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया गया तो उसके बाद जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इस पूरे टेस्ट की काफ़ी प्रशंसा की है और बोला है कि देखो ये 100% मेड इन इंडिया मिसाइल है। तो इससे हम आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंसी का जो पूरा एक कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं कि भारत को हम इंडिपेंडेंट बनाएंगे, स्पेशली अलग अलग सेक्टर्स में, तो वहाँ पे एक और कदम हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। तो प्रलय मैंने आपको बताया मेड इन इंडिया मिसाइल है, यानी इंडिजीनियसली बनाई गई है। उसके अलावा ये सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, आपको पता है 2 प्रकार की मिसाइल्स होती हैं। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, है ना, और दूसरी होती है कौन सी? क्रूज मिसाइल। अब इन दोनों के बारे में आप लोगों को पता है, कितने बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब इन्हीं के बीच में दोस्तों एक मिसाइल आती है जिसको बोलते हैं क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। ये काफ़ी हद तक बैलिस्टिक जैसी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जो क्वासी बैलिस्टिक होता है इस पे हमारा कंट्रोल ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको क्वासी बैलिस्टिक को भेदना यानी इंटरसेप्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये आसानी से भेदी जा सकती है, इंटरसेप्ट की जा सकती है, आसमान में रोकी जा सकती है। अब ये होती क्या है, ये तो आपको पता ही है कि मान लो जैसे ये हमारा एक कह सकते हैं लॉन्चर पॉइंट है जहाँ से हमने मिसाइल दागनी है, और ये हमारा डेस्टिनेशन है जहाँ पर ये कह सकते हो टारगेट है जहाँ पर हमें मिसाइल को गिराना है। तो हम क्या करते हैं, जब बैलिस्टिक मिसाइल होता है, मान लो यहाँ से हमने बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया, तो वो बैलिस्टिक मिसाइल इस तरीके से जाता है, पहले हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर निकलता है और फिर उसके बाद में नीचे वापस से एंटर करता है और आके अपने टारगेट को सीधा हिट करता है। तो ये जो पाथ फॉलो करता है, ये कौन सा मिसाइल है दोस्तों? याद रखिएगा, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, कई बार हम पढ़ चुके हैं। और जो क्रूज मिसाइल होता है वो तो भाई सीधा उठेगा और अपना उसका पाथ बिल्कुल सीधा होता है, ऐसे सीधा जाके अपने टारगेट को वो हिट करेगा। तो ये वाला जो मिसाइल है वो क्रूज मिसाइल होता है। इसी में ही दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वासी बैलिस्टिक है। क्वासी बैलिस्टिक में क्या होता है एग्जैक्टली, हमारा कंट्रोल ज़्यादा होता है, उसको हम अपने हिसाब से ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, जो बैलिस्टिक में इतना ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि बैलिस्टिक एटमॉस्फेयर में ऊपर गया और मान लो दुश्मन ने रडार लगा रखा है, रडार के साथ साथ उसने एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा है, जैसे S-400 वगैरह जैसा सिस्टम लगा रखा है, तो रडार बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद में वो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होगा और सीधा जाकर वो हवा में इस मिसाइल को गिरा देगा। समझ रहे हैं? तो हम चाह रहे थे कि अपने प्रलय मिसाइल को और ज़्यादा बेस्ट बनाना और ज़्यादा घातक बनाना, जो वाकई में प्रलय लेकर आए, इस प्रकार के मिसाइल को तैयार करना।
तो इसी के आधार पे दोस्तों हमने क्वासी बैलिस्टिक वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर अपनाया है। क्लियर हो गया? चलिए, आइए ये रहा आपका यहाँ पर पूरा का पूरा आर्टिकल जो मैंने आपको समझाया है। लेकिन आर्टिकल केवल इनफ नहीं है, अपने एनालिसिस में हम लोग काम करते हैं इंपॉर्टेंट नोट मेकिंग के ऊपर में कि इस आर्टिकल से कुछ काम की चीज़ें लिखी हुई हैं दोस्तों, ये पढ़कर ज़रूर जाइएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा, यहाँ से नहीं बनेगा, क्योंकि ये करंट अफेयर है। इसको आपने स्टैटिक के साथ में लिंक करना है, तो ये है आपका दूसरा स्टैटिक पार्ट। ठीक है, पहली चीज़, प्रलय मिसाइल कौन सी मिसाइल है? ये एक टैक्टिकल मिसाइल है, याद रखिएगा। सर एक और वर्ड आ गया, ये टैक्टिकल मिसाइल क्या होती है? टैक्टिकल मिसाइल वो होती है जिसका इस्तेमाल हम सीधा रणभूमि में करते हैं, युद्ध में करते हैं, बैटल फील्ड में करते हैं। ये किस प्रकार की मिसाइल है? शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि एक तो पहली बात, इसकी रेंज ज़्यादा नहीं है, 150 से लेकर 500 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज है। लेकिन ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी हम सतह से ही दागेंगे और वापस सतह पे ही यानी सरफेस पर ही हमारे टारगेट को ये हिट करेगा। ठीक है, इसको हम कहाँ कहाँ से लॉन्च कर सकते हैं? ज़मीन से लॉन्च कर सकते हैं और अपने टारगेट को ग्राउंड पर ही हिट कर सकते हैं। दैट मीन्स इट्स अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल। इसमें कौन सा फ्यूल यूज़ होगा? सॉलिड फ्यूल यूज़ होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। सॉलिड फ्यूल में एक खास बात होती है। सॉलिड फ्यूल का मतलब आप किसी मिसाइल में ये वाला फ्यूल यूज़ करते हैं ना, तो मतलब उसको आप बहुत जल्दी लॉन्च कर सकते हैं। इसमें मेंटेनेंस का जो खर्चा वगैरह है वो बहुत ज़्यादा कम आता है। और ये किस टाइप की मिसाइल हो गई दोस्तों? तो ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल हो गई, याद रखना। ठीक है, किस तरीके से लॉन्च की जाएगी? तो वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। टाइप पूछेगा तो क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक के बारे में अभी हम समझ चुके हैं, एकदम कर्व पाथ होता है ऐसे। लेकिन क्वासी बैलिस्टिक का देखोगे पाथ तो ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें कंट्रोल ज़्यादा होता है। कोई सामने से इसको शूट डाउन करने की कोशिश करेगा तो हम यहाँ पर इसके पाथ को थोड़ा सा चेंज कर पाएंगे, इसको भेदना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जो भी मिसाइल्स होती हैं, ये आपको पता होगा, मिसाइल्स में जो ऊपरी वाला भाग होता है जिसको बोलते हैं हम इसका हेड, ठीक है, उसी में ही हम सारे विस्फोटक जो एक्सप्लोसिव्स हैं उसमें ही रखते हैं। तो मिसाइल जहाँ पर भी अटैक करता है, इसके आगे वॉरहेड में ही सारा का सारा बारूद, गोला बारूद जो भी है उसमें रखा जाता है। ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 6.1 माख के आसपास है, तो साउंड की स्पीड से भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉरहेड्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपको अपनी कंडीशन देखकर लग रहा है कि आपको ज़्यादा बड़ा अटैक नहीं करना है, तो आप कम विस्फोटक का इस्तेमाल करोगे। आपको लग रहा है हमें बहुत बड़ा अटैक करना है, तो आप ज़्यादा विस्फोटक का उस मिसाइल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है अपने मिशन पर कि हमारा मिशन क्या है। नाउ अब यहाँ पे प्रश्न है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है? तो प्रलय मिसाइल क्यों चर्चाओं में? आपको पता चल चुका है, क्योंकि 28 और 29 जुलाई 2025 यानी कल और परसों की हम बात कर रहे हैं। डीआरडीओ ने 2 बैक टू बैक ये टेस्ट किया है। कहाँ से? ओडिशा के अंदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से। ये दोनों के दोनों जो टेस्ट हैं दोस्तों, ये चेक करने के लिए किए गए थे कि हमारी मिसाइल परफेक्टली काम कर सकती है या नहीं कर सकती है, लॉन्ग और शॉर्ट डिस्टेंस में। चाहे हमें 150 किलोमीटर की दूरी पर दागना हो या हमें 500 किलोमीटर की दूरी पर दागना हो, क्या ये बेटर तरीके से काम कर सकती है? और यही तो टेस्टिंग का अल्टीमेट पर्पज़ होता है ना, कि भाई हमने जो बनाया है वो सही है या नहीं है। तो अभी यहाँ पर देखोगे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, मैंने आपको बताया ये सभी लोग प्रेजेंट थे इस मिसाइल की परफॉर्मेंस को देखने के लिए कि यह मिसाइल मैक्सिमम कितनी दूर जा सकती है और मिनिमम कितनी दूर जा सकती है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा अपने टारगेट को सटीक तरीके से हिट करती है या नहीं करती है। इसके सभी पार्ट्स, इंजन, नेविगेशन सिस्टम, सेंसर सही तरीके से काम करता है या नहीं करता है, वो सब चेक करने के लिए ये सभी लोग वहाँ पर शामिल थे। तो टेस्ट को मॉनिटर अच्छे से किया गया। अब लास्ट में प्रश्न आता है, सर ये मिसाइल को किसने बनाया है? मैंने आपको बताया ये इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है, 100% मेड इन इंडिया है। अब क्वेश्चन यह है डेवलप किसने किया है? तो भारत में इस प्रकार के हथियार को बनाने के लिए एक ही बड़ी बॉडी है जिसका नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और जैसा आपको पता है डीआरडीओ के अंदर में मल्टीपल लैब आती हैं, उसकी अलग अलग लैबोरेटरीज देश में फैली हुई हैं। तो इसमें एक और लैब आता है जिसका नाम है रिसर्च सेंटर इमारत। ये भी डीआरडीओ के अंडर में आने वाली लैब है। इसी ने इस मिसाइल को बनाया है, लेकिन इन्होंने अकेले काम नहीं किया है। इस मिसाइल वाली कंपनी ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड, उसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और छोटे छोटे और भी बिजनेस के साथ मिलकर काम किया है। ठीक है, इससे ये दर्शाया गया है कि इंडिया धीरे धीरे करके सेल्फ रिलायंसी की तरफ आगे बढ़ रहा है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में है। हम जिसको आत्मनिर्भर भारत का नाम दे रहे हैं, हम अपने पैर पे खुद खड़े होते चले जा रहे हैं। जो मिसाइल्स या जो हर प्रकार का हथियार पहले हम अलग अलग देशों से परचेज किया करते थे, अब हम उसे खुद से बना रहे हैं। नाउ अब लास्ट में प्रश्न यह है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडियन डिफेंस सिस्टम मजबूत होगा और ये जो मिसाइल है रोड मोबाइल मिसाइल है। आप इसको इधर से उधर कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, तो क्विकली अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेशंस पर लेकर जाना है तो ले जाया जा सकता है। सटीक तरीके से आज के ज़माने में अपने टारगेट को हिट कर सकता है और लास्ट में हम जितनी ज़रूरत हो उतनी बनाकर अपनी डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं।
क्योंकि ये हमने खुद से डेवलप की हुई है। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये आर्टिकल क्लियर हो गया है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक प्रश्न दे रहा हूँ, प्लीज़ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। और आपको ऐसे कुछ-कुछ आर्टिकल में ये प्रश्न मिलने वाले हैं। अपना आंसर देना, क्वेश्चन नंबर 1 है आज का ये, कमेंट्स ओपन कर लो, आंसर लिख देना। क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू प्रलय मिसाइल रिसेंटली टेस्टेड बाय डीआरडीओ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रलय मिसाइल को लेकर आपके पास में 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, प्रलय मिसाइल जो है ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसको सॉलिड फ्यूल के थ्रू पावर दिया जाता है। दूसरा, जो प्रलय मिसाइल है ये पूरी तरह से बैलिस्टिक पाथ को फॉलो करता है और इसको भेदना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इंटरसेप्ट करना आसान है। स्टेटमेंट नंबर 3 कहता है बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसमें क्षमता है कि यह अलग अलग प्रकार के वॉरहेड्स को कैरी कर सकता है अलग अलग टारगेट्स के खिलाफ। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 1 एंड 2 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। फटाफट आंसर लिखो। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं आप सब लोगों में से सभी लोग मिलकर पार्टिसिपेट करें। इतना तो कर सकते हैं ना, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के लिए लगा पाऊंगा। ये एक टेस्ट के तौर पे समझ सकते हैं। तो फटाफट आंसर लिख दो। आते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पर। ना अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आप लोगों ने ये वाले पीडीएफ देखे हैं दोस्तों, जिसमें हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मेंशन रहती हैं। ये हम लोग अगला न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। इस न्यूज़ आर्टिकल की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या क्या पढ़ना है वो लिखा है। इससे रिलेटेड लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाता है, तो अपना टेस्ट भी हाथों हाथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें एक पीडीएफ में मिल जाती हैं, नोट्स भी बन जाते हैं, आर्टिकल भी मिल जाता है, मतलब एक कंप्लीट पीडीएफ। ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये कहाँ पे मिलते हैं? एक पेड ग्रुप के अंदर में। इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं क्योंकि अगर आपका आगे के लिए गोल है, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा फी चार्ज नहीं किया जाता है। ये जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस है। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है? व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपना आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका अमाउंट हाथों हाथ रिकवर हो जाएगा, याद रखना। और क्योंकि जब आप ज्वाइन करेंगे ना ग्रुप को, तो आपको रेगुलर पीडीएफ्स तो आगे के लिए मिलने वाले हैं, लेकिन पुराने सभी पीडीएफ, चाहे वो 1 साल के हों, 1.5 साल के हो, जो भी पीडीएफ पड़े हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। आपका अमाउंट तुरंत रिकवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। ये वाला जो आर्टिकल है ये आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 10 के ऊपर में प्रेजेंट है और यहाँ पे ना ये आर्टिकल छिपा हुआ है, लेकिन है बहुत काम का दोस्तों। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी यूपीएससी ने पूछा है, चाहे आप लोग चीता की बात कर लें, चाहे आप एशियाटिक लायन की बात कर लें, सर्च भी कर लेना, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एग्जैक्टली ये जो न्यूज़ इन नंबर्स हैं ये रोज़ रोज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन मैं एक बार देख लेता हूँ क्योंकि मैं कंप्लीट एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि इसमें से कुछ काम का तो नहीं है ज़्यादा। तो इसमें एक चीज़ मुझे ज़्यादा काम की लगी दोस्तों, वो ये है, यहाँ पे बोला जा रहा है जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ग्रुप है, याद रखना। और ये टॉपिक आपका जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो एक्चुअली में क्या हुआ है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस नाम का एक ग्रुप है। ये इंडिया की साइड से शुरू किया हुआ एक ग्रुप है। जैसे हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस नाम का एक ग्रुप बनाया था ना, सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इंडिया फ्रांस ने मिलकर उसको तैयार किया था। क्या मुझे आप बता सकते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अब उसी तरीके से दोस्तों ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है। बिग कैट के अंदर में आपको पता है आज दुनिया में 7 ऐसी स्पीशीज़ हैं। बिग कैट में वही लायन, चीता, प्यूमा, जैगुआर, है ना, ये सारे के सारे बिग कैट यानी बड़ी बिल्ली की प्रजातियां कहलाती हैं। ठीक है, तो इनको प्रोटेक्शन देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा ग्रुप बनाया, नाम दिया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। और अब मेन पर्पज़ यह है कि ये जितने भी बिग कैट्स की स्पीशीज़ हैं, 7 स्पीशीज़ जो हैं, इनकी सुरक्षा करना। तो अभी क्वेश्चन यह है कि इस अलायंस के अंदर में कितने देश शामिल हो चुके हैं? तो अभी दोस्तों 12 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने फॉर्मल तरीके से इस अलायंस को ज्वाइन कर लिया है, फॉर्मली इसकी सदस्य बन गई हैं। तो एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है आप लोगों से। तो 12 कंट्रीज़ में एक तो इंडिया है ही, इंडिया तो यहाँ पर इसका फाउंडर भी है। फिर आर्मेनिया है, भूटान है, कंबोडिया है, इथियोपिया है, इस्वातिनी है, ग्विनिया है, लाइबेरिया है, निकारागुआ, रवांडा, सोमालिया, सूरीनेम। ये कुछ 12 कंट्रीज़ हैं। इनके नाम थोड़े बहुत याद रखोगे तो दोस्तों ज़्यादा मतलब आपको फ़ायदा हो सकता है। इसमें मैक्सिमम कंट्रीज़ अफ्रीका की आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर आर्मेनिया,
भारत का दोस्त भूटान, भारत का यहाँ पर एक कह सकते हैं पड़ोसी देश। इस तरीके से थोड़ा बहुत याद रखना। ये 12 कंट्रीज़ हैं जो करंट समय पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फॉर्मल मेंबर्स हैं, जिन्होंने इसको ज्वाइन कर रखा है। लेकिन वो इतना इनफ नहीं है। आर्टिकल तो चलो हमने निपटा दिया, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में दूसरी चीज़ें पूछी जाएंगी, लेकिन छूटेगा कुछ नहीं। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एक दुनिया का बड़ा इनिशिएटिव है जो भारत के थ्रू शुरू किया गया, जिसका मेन पर्पज़ है कि आज दुनिया में पाई जाने वाली ये बड़ी बिल्लियों की सात प्रजातियों को बचाना, इनकी सुरक्षा करना। इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया गया था अप्रैल 2023 में, और ये अप्रैल 2023 में एग्जैक्टली किया हुआ था। भारत ने जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था ना, टाइगर्स का प्रोटेक्शन के लिए, बाघ को बचाने के लिए, उसकी 50वीं एनिवर्सरी थी अप्रैल 2023 में। तो उसी दौरान यहाँ पर डिसीजन लिया और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस करके एक ग्रुप का फॉर्मेशन किया गया। ये प्रपोजल 2019 में ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की साइड से मेंशन कर दिया गया था। ये मॉडल बिल्कुल इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर डिपेंड है, उसी मॉडल पे ये काम करता है। अब प्रश्न ये आता है कि ये हम कौन कौन से 7 बिग कैट्स की बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में वो कौन से 7 बड़ी बिल्लियों की बात हो रही है? 7 बड़ी बिल्लियों में दोस्तों यहाँ पर टाइगर, कैट की ही तो प्रजाति है, इसको बिग कैट की स्पीशी कहते हैं। टाइगर के अलावा लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार, प्यूमा, ये हमारी 7 स्पीशीज़ हैं जो बेसिकली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंदर में आज के समय पर प्रोटेक्शन में आ चुकी हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या ये सातों की सातों प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं? नहीं, भारत में इन 7 में से केवल 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। जैगवार और प्यूमा को अगर हम लोग हटा दें तो बाकी 5 मिलती हैं। कहोगे चीता, चीता हमने अफ्रीका से मंगा लिया है तो आज इंडिया में है। हमारे वाले चीता, एशियाटिक चीता खत्म हो गए, लेकिन अफ्रीका से मंगाए तो हैं इस समय पर। स्नो लेपर्ड भारत में मिलते हैं, लेपर्ड मिलते हैं, लायन मिलता है, टाइगर मिलता है, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। जैगवार और प्यूमा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मतलब इनका इंडिया जो है एक स्पेसिफिक घर नहीं है, तो इसलिए दोस्तों याद रखना। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस नाम का ये जो ग्रुप है, इसका मेंबर बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उस देश में इन सभी बिग कैट की सभी प्रजातियां होना ज़रूरी हैं। सभी प्रजातियां होना ज़रूरी नहीं है। जैसे इंडिया में इन 7 में से केवल 5 प्रजातियां हैं, किसी देश में इन 7 में से केवल 3 प्रजातियां होंगी, वो भी इसका मेंबर बन सकता है। सदस्य बन जाएगा तो मिलकर काम करेंगे, मिलकर काम ये करेंगे कि इन सभी को बचाएंगे। तो मैंने लिस्ट यहाँ पर भी दोस्तों आपकी लगा दी है, आपके नोट फॉर्मेशन करवा दिया, क्योंकि आर्टिकल आप दोबारा नहीं उठाओगे। एट लास्ट जो चीज़ आप उठा सकते हैं दोबारा पढ़ने के लिए वो अपने नोट्स हैं, तो इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है कि टोटल कंट्रीज़ IBCA ने अभी तक जो टोटल देश जो ज्वाइन कर चुके हैं, वैसे वो 24 हैं। 24 कंट्रीज़ ज्वाइन कर चुकी हैं, लेकिन जो फॉर्मल तरीके से ज्वाइन करी हैं वो 12 कंट्रीज़ है, जो बेसिकली फुल मेंबर्स बन गए हैं। बाकी जो 12 कंट्री हैं इनमें वो अभी पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, धीरे धीरे करके वो भी फुल टाइम मेंबर्स बन सकती हैं। तो इन 24 में से 12 कंट्रीज जो फुल टाइम मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनेगा लास्ट में कि बताओ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला है जितना भी इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है इन बिल्लियों की प्रजातियों का, उसको रोकना। इन बिग कैट की प्रजातियों की जितने भी नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पर ये रहते हैं लोकल रीजन में, इनके जंगल, इनके फॉरेस्ट, उनकी सुरक्षा करना। उसके अलावा कुछ फंड्स वगैरह इकट्ठा करना ताकि इनके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए जा सकें इनको बचाने के लिए। और ये सब कुछ अगर होगा तो ऑटोमेटिकली यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी हम अचीव कर रहे होंगे, जिसमें हमारे टोटल 17 गोल हैं। एक गोल इसमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का भी है, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज़ की प्रोटेक्शन पे भी हम ध्यान देंगे। तो आज के समय पर 12 कंफर्म्ड कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी इसकी मेंबर हैं, और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ग्रुप लगभग 96 कंट्रीज़ के लिए ओपन किया गया है। देखते हैं धीरे धीरे करके कितने कंट्रीज़ इसमें ज्वाइन होते हैं। इसका जो बजट है वो कितना है? भारत सरकार ने दोस्तों इस अलायंस का बजट 150 करोड़ रुपया रखा था। अब क्वेश्चन दूसरा बन सकता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जैसे मैंने आप लोगों से पूछा है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बताओ नीचे कॉमेंट सेक्शन में। वैसे याद रखना दोस्तों, इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर भी इंडिया के अंदर में है। इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इस अलायंस में कौन कौन होगा? इसमें असेंबली ऑफ मेंबर्स होंगे, स्टैंडिंग कमेटी होगी और एक डायरेक्टर जनरल होगा। वो डायरेक्टर जनरल को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के थ्रू अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 मेंबर्स होंगे। इस तरीके से ये अलायंस काम करेगा। अलायंस के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी है, स्ट्रक्चर कैसे होगा वो आपने समझ लिया है, हम क्यों ये अलायंस बनाए हैं वो भी आपको समझ में आ चुका है। जो 7 की 7 बिग कैट की प्रजातियां हैं उनके बारे में अगर आपको कंजर्वेशन स्टेटस पढ़ना है, जो सबसे ज़्यादा काम का है, तो आपके सामने ये पर्टिकुलर लिस्ट है। जैसे टाइगर सबसे पहले है, तो टाइगर आज के समय पर IUCN में एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, खतरे में है।
और साइट्स के अंदर में यानी इसका जो व्यापार है वो भी नहीं कर सकते, इसलिए अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। प्रोटेक्शन देखोगे तो हाई प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 में दी गई है। ऐसी लायंस की बात करेंगे तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में है। लेपर्ड की बात करेंगे तो आईयूसीएन में अगेन वल्नरेबल कैटेगरी में है। स्नो लेपर्ड्स अगेन वल्नरेबल कैटेगरी में है। जो प्यूमाज हैं लीस्ट कंसर्न यानी प्यूमाज की पॉपुलेशन है अच्छी खासी। जैगवार्स जो है ये खतरे के पास में है। चीता जो है यहाँ पर ये भी वल्नरेबल कैटेगरी में है, ठीक है। और जो वो वाले चीता हैं वो ख़त्म, मतलब वो अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है। एशियाटिक चीता उनकी थोड़ी बहुत पॉपुलेशन बची हुई है, वो भी ईरान में है, वो भी 40-50 जो भी चीता होंगे, ये आप लोगों को पता है। तो बिग कैट्स का ये कंजर्वेशन स्टेटस है, क्योंकि ज़्यादातर आईयूसीएन पूछा जाता है तो मैंने आईयूसीएन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया है। इसमें से आप लोगों को ध्यान में रखना है केवल एक एंडेंजर्ड कैटेगरी में, वो है टाइगर। बाकी लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और ये जो हमारा चीता है ये सब वल्नरेबल कैटेगरी में है। प्यूमा और जैगवार की बात करेंगे तो प्यूमा लीस्ट कंसर्न में है और साथ ही साथ में जैगवार नियर थ्रेटेंड यानी कि खतरे के बिल्कुल करीब है। क्लियर हो गया दोस्तों, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। अब ये बिग कैट्स हमारे लिए ज़रूरी क्यों है भाई? बहुत ज़रूरी है ये बिग कैट्स। आपने फूड चेन का नाम सुना है भाई। दूसरी जितनी भी पॉपुलेशन है, मतलब जैसे देखो क्या होता है जब हम कहते हैं अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आज देख पाओगे तो 3 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। कौन कौन से? कार्निवोर हैं, ठीक है, और उसके अलावा ओमनीवोर हैं, देन उसके बाद में हर्बीवोर हैं। ओमनीवोर जो बेसिकली यहाँ पर कार्निवोर हर्बीवोर दोनों के फीचर्स को यहाँ पर एक्सेस करते हैं, मतलब ये प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स भी खाने का काम करते हैं। कार्निवोर, ठीक है, दूसरे जानवरों को खाते हैं, मांसाहारी हैं। हर्बीवोर्स यहाँ पर ये शाकाहारी हैं, ठीक है, ये पेड़ पौधे खाते हैं। तो ये जो कार्निवोर वाली स्पीशीज़ है दोस्तों, इसमें टॉप प्रीडेटर्स कहलाते हैं। टॉप प्रीडेटर आप जानते हैं, प्रीडेटर मतलब सबसे ऊपर जो प्रेजेंट यहाँ पर इस चेन के अंदर जानवर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो लायन है, टाइगर है, और नीचे यहाँ पर आप देख पाओगे हर्बीवोर के अंदर में बहुत सारी और भी स्पीशीज़ हो गई। फॉर एग्जांपल जैसे डियर हो गया है ना, हिरण की बात कर रहे हैं, रैबिट हो गए। अब डियर वगैरह जो है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये लगातार प्लांट्स खा रहे हैं, पेड़ पौधे खा रहे हैं। तो डियर की पॉपुलेशन है भी बहुत ज़्यादा, तो ये पेड़ ज़्यादा खाएंगे तो पेड़ पौधे खत्म होने लगेंगे, पेड़ पौधों को नुकसान होने लगेगा। तो डियर की पॉपुलेशन को रेगुलेट करने के लिए, या फिर डियर ही नहीं केवल हर्बीवोर एनिमल की पॉपुलेशन को रेगुलेट करने के लिए ये प्रीडेटर ऊपर बैठे हुए हैं। तो लायन क्या करेगा, डियर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, ये ज़्यादा आबादी नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि लायन को डियर चाहिए खाने के लिए, क्योंकि लायन कार्निवोर है, ठीक है। तो ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ये जो चेन है इसमें प्रीडेटर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्लियर हो गया दोस्तों। लेकिन आज के समय पर ये सभी एनिमल्स अलग अलग प्रकार की समस्याओं को फेस कर रहे हैं। लाइक अभी इनका हंटिंग होती है, कई बार इनका जो हैबिटेट है, जंगल है इनके, वो बर्बाद कर दिए गए हैं। इलीगल तरीके से इनका ट्रेड होता है। तो ये बहुत सारे प्रश्न आज के समय पर उठ रहे हैं। हालांकि भले ही यहाँ पर खतरा हो, खतरा पड़ रहा है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रोग्राम भारत सरकार ने चलाए हैं इनको बचाने के लिए। फॉर एग्जांपल टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 में। लायन को बचाने के लिए एशियाटिक लायन कंजर्वेशन शुरू किया गया गिर, गुजरात में। आज भारत में गिर लायंस की ही पॉपुलेशन देखने को मिलती है। फिर चीता को बचाने के लिए चीता री इंट्रोडक्शन प्लान हम लोगों ने शुरू किया, जहाँ से अफ्रीका से चीता मंगाए, जो सीधा मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में लॉन्च करे गए। ठीक है, ये सब बातें वो हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं, लेकिन कुछ अलग से भी एडिशनल डिटेल्स मिली हुई हैं, तो सबको आपस में कंपाइल करके ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, काम का बहुत है ये। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। कमेंट्स ओपन करो और क्वेश्चन नंबर 2 डालो, उसका आंसर लिखकर पोस्ट करो जल्दी जल्दी। ठीक है, देखें कितना समझ में आया है। प्रश्न यह है आपके सामने, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के रेफरेंस में आपके पास में 3 स्टेटमेंट है, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है ये एक इंडियन लेड इनिशिएटिव है, भारत के थ्रू शुरू किया गया इनिशिएटिव, जिसका मेन पर्पज़ है 7 बड़ी अलग अलग बिल्लियों की प्रजातियों को बचाना। दूसरा देखोगे, स्टेटमेंट कहता है कि ओनली कंट्रीज, केवल वो देश जहां पर ये सातों की सातों स्पीशीज़ मिलती हैं, केवल वही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सदस्य बन सकता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है 2024 तक अगर हम देखेंगे तो इंडिया के साथ साथ 11 और भी कंट्रीज़ हैं जो फॉर्मल मेंबर्स बन चुके हैं इस अलायंस के। तो टोटल इस अलायंस में आज के समय पर 12 मेंबर्स हैं। तो बताएं यहाँ पर दोस्तों तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 1 एंड 3 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। फटाफट इसका आंसर लिख दो नीचे कमेंट सेक्शन में। बहुत इजी क्वेश्चन है, भारी नहीं है, जस्ट अभी पढ़कर आए हो। ठीक है, चलें आगे, अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल आपको मिलेगा पेज नंबर 7 पर। कहाँ पर मिलेगा? पेज नंबर 7, और ये आपका साइंस वाला पेज है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, ये रहा वो आर्टिकल।
यहाँ पर बात हो रही है बारबाडोस की, वही जो मैंने आप लोग को आज मैप में देखने के लिए बोला है। बारबाडोस बेसिकली यहाँ पर अटलांटिक ओशन में प्रेजेंट एक आइलैंड ग्रुप या आइलैंड कंट्री हमको लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या हुआ है, दुनिया का सबसे छोटा सांप, दुनिया का सबसे छोटा स्नेक मिला है, उसका कमबैक हो गया है बारबाडोस में। हमारा तो कमबैक हो नहीं रहा, लेकिन इसका ज़रूर कमबैक हो गया है। फाइनली किसी का तो कमबैक हुआ ना। तो अभी क्या हुआ है, पिछले 20 सालों से, पिछले 20 ईयर्स से अभी तक इसको स्पॉट नहीं किया गया था, देखा नहीं गया था। कुछ साइंटिस्ट चिंतित थे, चिंतित ये थे कि उनको लग रहा था कि ये बारबाडोस थ्रेड स्नेक जो है ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, विलुप्त, दुनिया से ये प्रजाति खत्म हो चुकी है। लेकिन एक दिन अचानक से सुबह सवेरे ये इसी बारबाडोस आइलैंड पर एक साइंटिस्ट को ये सांप दिख जाता है। तो अब दोस्तों हमको पता चलता है कि जो हम कंजर्वेशन स्टडीज़ की बात करते हैं, एनवायरनमेंट को बचाने की बात करते हैं, वो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है। फाइनली काफ़ी साल बाद रिसर्च करने के बाद में और बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद में ये जो यहाँ पे सांप है वो मिल चुका है। इसके ऊपर स्टडी कर चुके हैं कि हाँ भाई ये सांप आज से 20 साल पहले ख़त्म हो चुका था, लेकिन फाइनली यहाँ पर इसका कमबैक हो चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे छोटा स्नेक है जिसने कमबैक किया है। कहाँ पर, बारबाडोस में। कितना छोटा है ये आप देखोगे दोस्तों, एक कॉइन है, एक सिक्का है, और उस कॉइन के बराबर ही, इस कॉइन पे अगर सही से इसको बैठा दो तो इस कॉइन पे ही केवल और केवल बैठ जाएगा ये पूरा का पूरा सांप। ये छोटा सा सांप आपको दिखेगा। ठीक है, और इसके ऊपर वाइट कलर की एक लाइन भी है, याद रखिएगा। ये वाइट कलर की लाइन एक पतली सी शायद आपको दिख रही हो। ठीक है, एक वाइट कलर की लाइन देखने को मिलती है। इसकी जो आंख है वो इसके सर के किनारे होती हैं। इस तरीके से जो मैंने बना दिया है, पूरा ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे सुनिए। अब यहाँ पर ना इस आर्टिकल में कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, बिल्कुल हैं, जो प्रीलिम्स में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। चलिए हम पढ़ के चलेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले ये जो छोटे से स्नेक की स्पीशी का नाम है, ये क्या नाम है? इसका नाम है टेट्राक्लेस्टोमा कार्लिया, ये इसका साइंटिफिक नेम है। लेकिन दोस्तों दूसरी बात जो याद रखनी है वो कहाँ पर मिला है, इसका लोकेशन है सेंट्रल बारबाडोस। बारबाडोस यहाँ पर एक छोटा सा देश है जो कैरिबियन जो बेसिकली कैरिबियन सी है, उसके अलावा अटलांटिक ओशन है, उसके बीच में प्रेजेंट है। आइए फटाफट पहले मैं आपको बारबाडोस दिखाई देता हूँ यार, है ना। अपने पास जब मैप है, सब कुछ है, तो सुविधा का फ़ायदा उठाते हैं ना। ये अपना इंडिया है और हमें चलना है सबसे पहले कैरिबियन नेशंस की तरफ। कैरिबियन नेशंस घूमने के लिए हमें चलना पड़ेगा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के लिए उधर उठना पड़ेगा, अफ्रीका से उड़ना पड़ेगा, और अफ्रीका से उड़कर ये आ गए हम लोग सीधा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ऊपर देखोगे दोस्तों तो जस्ट ये आपको नज़र आएगा यहाँ पर एक पूरा सा ग्रुप। ये जो आइलैंड हैं छोटे छोटे, ये कैरिबियन नेशंस कहलाते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि इस समुद्र का नाम ही कैरिबियन सी है। नाउ यू कैन सी हेयर, ये जो नाम आपको दिख रहा है ये है कैरिबियन सी। ठीक है, और ये जितने भी कंट्रीज़ आपको दिख रहे हैं, जमाइका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये सारे के सारे कैरिबियन नेशंस कहलाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिए ये साउथ अमेरिका है, और ये हो गया ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। रिसेंटली पीएम मोदी ट्रिनिडेड एंड टोबैगो भी गए थे, याद होगा आपको। ठीक है, याद होगा। और ट्रिनिडेड एंड टोबैगो पहला कैरिबियन नेशन है, मैं आपको याद दिला दूं, जिसने भारत के यूपीआई को भी एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहीं पर दोस्तों एक चीज़ और नज़र आएगी। ये छोटा सा जो आर्क आपको दिख रहा है, कहोगे हाँ ये आर्क बनता हुआ नज़र आ रहा है हमको। ये जो आर्क आपको दिख रहा है, ये आर्क शुरू होता है वर्जिन आइलैंड से। ये वर्जिन आइलैंड से आर्क शुरू हुआ, धीरे धीरे आप देखोगे ग्रेनेडा तक ये आर्क बनता है। इस आर्क को हम बोलते हैं लेसर एंटिलीज, एंटिलीज। और ये वाला जो आर्क है, ये वाला देखना, ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा आर्क लग रहा है भाई। ये जो आर्क है ये बड़ा है, और ये वाला छोटा आर्क है। जो बड़ा वाला आर्क है इसको नाम दिया गया है ग्रेटर एंटिलीज। ये आपको दिख रहा होगा ग्रेटर एंटिलीज, याद रखिए ग्रेटर एंटिलीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटिलीज ये सब क्या है, ये ना एक कह सकते हैं हम, एक क्या वर्ड यूज़ करते हैं यार, आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, जहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं आर्कीपेलागो। तो ये ग्रेटर एंटिलीज जो है ना, ये एक आर्कीपेलागो है। इसमें छोटे छोटे ये आइलैंड नेशंस जो हैं, ये क्या बनाता है? आर्कीपेलागो बनाता है। और इस आर्कीपेलागो का नाम क्या है? ग्रेटर एंटिलीज। और ये वाला जो आर्क आपको दिख रहा है ये कहलाता है लेसर एंटिलीज। देखो लिखा हुआ आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेसर एंटिलीज। फिर उसके ऊपर यहाँ पर ये कुछ कंट्रीज़ हैं अलग अलग, उनको अलग अलग नाम से जानते हैं। वेस्ट इंडीज़ देखोगे तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है। बारबाडोस बिल्कुल अलग है इन सब से। पीछे लेसर एंटिलीज जो है ना, लेसर एंटिलीज के पीछे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बारबाडोस। आप लोगों से प्रश्न बन जाए क्या बारबाडोस कैरिबियन सी का हिस्सा है? नहीं, कैरिबियन सी का हिस्सा नहीं है। बारबाडोस एग्जैक्टली नॉर्थ अटलांटिक ओशन का हिस्सा है। ये देखो ये वाला इसके पीछे का जो समुद्र है यह है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। कैरिबियन सी तो काफ़ी ज़्यादा दूर है, इधर आके मिलेगा कैरिबियन सी। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। एक तो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपसे प्रश्न बन सकता है।
बारबाडोस के पास में आप देखोगे तो सेंट लूसिया, मार्टिन की, सेंट विंसेंट, है ना, ग्रेनेडा, ये सारे के सारे छोटे-छोटे देश जो हैं ये प्रेज़ेंट हैं बारबाडोस के पास में। बारबाडोस की जो कैपिटल है वो है ब्रिज टाउन, ये भी आपको दिख रहा होगा एग्ज़ैक्टली। एक बात मेरे दोस्तों याद रखना कि आप लोगों से प्रश्न बन जाए, क्या बारबाडोस लेसर एंटिलीज़ का हिस्सा है? तो आप कहेंगे नहीं। बारबाडोस एग्ज़ैक्टली अगर आप ज्योग्राफिकली देखोगे तो हमने इस आर्क को नाम दिया गया है। बारबाडोस आर्क से बाहर जा रहा है। तो बारबाडोस लेसर एंटिलीज़ का हिस्सा नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चाहो तो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो ज्योग्राफिकली तो इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन कल्चरली देखोगे तो लोग सेंट लूसिया के बारबाडोस में है, बारबाडोस के सेंट लूसिया में है। सेंट लूसिया से, डोमिनिका से व्यापार होता है बारबाडोस का, बारबाडोस इन सब देशों से व्यापार करता है। तो ट्रेड, कल्चरल ऐसे रिलेशंस मेंटेन्ड हैं, ऐसे कनेक्शन है, बट ज्योग्राफिकली आप देख पाओगे तो कोई यहाँ पर कनेक्शन नहीं है रिगार्डिंग लेसर एंटिलीज़। तो आपको ग्रेटर एंटिलीज़, लेसर एंटिलीज़ ये समझ में आ गया, ये आर्किपेलागोस हैं। आर्किपेलागो समझ में आ गया क्या होता है। नाउ अब आगे की कहानी सुनिए दोस्तों, और क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर आप लोगों ने पढ़नी है। चलो, अब सुनते हैं आगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि एग्जैक्टली हम क्या क्या बात कर रहे हैं, स्पीशीज़ के नाम समझ में आ गए। फिर उसके बाद देखो, मैंने आपको ये भी बता दिया है कि ये जो प्रजाति है इसी बारबाडोस में मिली है, ये हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, ये दुनिया का सबसे छोटा स्नेक है जो बारबाडोस में मिला है। इतना छोटा कि एक कॉइन पे ये कंफर्टेबली फिट हो सकता है, जिसको अभी जस्ट हम लोगों ने मैप में देखा। इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है, यानी एक एडल्ट की जो छोटी वाली फिंगर है ना, पिंकी फिंगर जिसको बोलते हैं, उतने बड़ा साइज़ का यहाँ पर ये आपको स्नेक देखने को मिलेगा। इसके फीचर्स क्या हैं? पेल येलो कलर का देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर एक पतली सी पट्टी है, स्ट्रिप बनी हुई है, और इसके सर के किनारे आंखें प्रेजेंट हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ लिया है। समझ गए? अब आगे आते हैं। अब प्रश्न हमारे सामने निकल कर पता है क्या आता है कि ये फाउंड कैसे किया गया, इसकी खोज कैसे होती है। तो इसको रीडिस्कवर किया गया है। ये तो पहले भी था, इसके बारे में जानकारी थी, इसको वापस से रीडिस्कवर किया गया है। 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिलकर इसकी पूरी खोज की है दोबारा से। और अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस छोटे से स्नेक के बारे में कुछ ये स्पेसिफिक फीचर हैं, ये पता होना चाहिए। ये रहता कहाँ पर है? या तो ये अंडरग्राउंड रहता है, ठीक है, लीफ लिटर में, या फिर ये प्रेफर करता है शेडेड एरियाज़, जहाँ पर छाँव वगैरह बहुत ज़्यादा हो या जंगल वाला एनवायरनमेंट हो, वहाँ पे इसको रहना ज़्यादा पसंद है। इसकी जो डाइट है, कीड़े मकोड़े, छोटी-छोटी चींटियाँ, टर्माइट्स, ये सब खाने का काम करता है। दीमक कीड़ियों को खाने का काम करता है। विज़न, ये ब्लाइंड होता है, इसको दिखाई नहीं देता। इस छोटे से स्नेक का रिप्रोडक्शन देखोगे तो केवल ये 1 अंडा देता है, और उस अंडे का शेप सिलेंडर कुछ ज़्यादा ही ओवल शेप में होता है। नहीं तो नॉर्मल अंडा देखोगे तो ऐसे होगा, ये इसका कुछ ज़्यादा ही ओवल शेप होता है। ठीक है, तो ये एक सिंगल एग देता है, याद रखिए। इसका बिहेवियर क्या है? एक्सट्रीमली क्रिप्टिक। ऐसा बिहेवियर कि अपने आप को छिपा के बैठता है। इसको स्पॉट करना भले ही आपके सामने प्रेजेंट है, लेकिन आप उसको देख नहीं पाओगे। इतना ज़्यादा कठिन हो जाता है यहाँ पर इसको पकड़ पाना या फिर इसको आइडेंटिफाई कर पाना। अपने आप को इस तरीके से छिपा के रखता है, भले ही आपके सामने हो, लेकिन आप यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक और ख़ास बात हो गई। कंज़र्वेशन इम्पोर्टेंस ये दर्शाता है, क्योंकि भाई ये जो प्रजाति है ना, इसको 4800 वो वाली प्रजातियाँ हैं जो खो चुकी हैं, उनमें शामिल किया गया था। लेकिन हम वही कहते हैं ना, होप, कि इसके अंदर में हमें ये पता चला कि जो लगातार हम लोग रीडिस्कवरी कर रहे हैं, और इससे हमें ये भी अनुमान लग चुका है कि भाई कोई और भी प्रजाति जो 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले थी, आज नहीं है, वो भी दोबारा आ सकती है, वो भी हमको मिल सकती है। तो एक होप यहाँ पर बढ़ जाती है, जो कंजर्वेशन के सेक्टर को और आगे लेकर जाएगा। समझ गए? तो बस इतनी सी बातें याद रखनी है। छोटा सा मैंने इसमें नोट प्रोवाइड करवा दिया है, इस नोट को ध्यान में रखना कि इसकी एग्जैक्टली क्या-क्या चीज़ें प्रेज़ेंट है। आइए, अब मैं आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ। प्लीज़ यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप सभी लोग को अटेम्प्ट करना है, और शानदार सा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसका आंसर देना है। अब भाई कमेंट सेक्शन ओपन कर लो, फटाफट क्वेश्चन लिखो और आंसर लिख देना, क्योंकि मैं किसी का भी आंसर नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूं आप पूरे टेस्ट को खुद से अटेम्प्ट करें, हाथों हाथ। हर एक आर्टिकल के बाद प्रश्न लग रहा है। क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू द बारबाडोस थ्रेड स्नेक, जो बारबाडोस थ्रेड स्नेक है, इस मतलब इसको थ्रेड स्नेक ये नाम दिया गया है, इसका साइंटिफिक नेम ये है, भयंकर सा। तो हाल ही में ये न्यूज़ में देखने को मिला है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस बारबाडोस थ्रेड स्नेक को लेकर 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये दुनिया का सबसे छोटा सांप है और रिसेंटली इसको रीडिस्कवर किया गया है। ऐसा लग रहा था पहले ये विलुप्त हो चुका है, लेकिन फाइनली ये रीडिस्कवर हो चुका है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये वाला जो सांप है, केवल और केवल कैरिबियन आइलैंड ऑफ बारबाडोस में ही पाया जाता है, और जाना जाता है कि यहाँ पर, मतलब ये इसलिए जाना जाता है कि कई बार अंडरग्राउंड गड्ढा खोदता है, उसमें जाकर रहता है और छोटे छोटे मैमल्स को खाने का ये काम करता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है ये जो स्पीशी है छोटे से स्नेक की, ये ब्लाइंड होती है, इसको दिखाई नहीं देता। ये सिंगल स्लेंडर एक, यानी एक
एक सिंगल अंडा देता है, जैसे ज़्यादातर जो सांप होता है ना वो बहुत सारे अंडे देते हैं एक बार में, है ना, एक लाइव बर्थ देते हैं दूसरे सांपों को, वैसा इसका सिस्टम नहीं है, ये सिंगल अंडा देता है। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3 ओनली, बी 1 एंड 2 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। फटाफट लिख दो। आप कहोगे सर क्या फालतू क्वेश्चन है, क्या ये पूछा जा सकता है कि ये जो स्पीशी है ये इसको दिखाई नहीं देता, ये एक सिंगल अंडा देती है? पूछा जा सकता है। मैं आप लोगों से कहूँगा 2005 का प्रश्न देख लेना यूपीएससी का, कोबरा को लेकर जाने कौन सा स्नेक को लेकर पूछा गया था ना, कि कौन सा स्नेक अपना खुद से घोंसला बनाता है, नेस्ट बनाता है ना? याद है या नहीं आपको? मैंने पढ़ा रखा है, ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिहेवियर पूछा जा सकता है। एक बार तो वो पूछ लिया गया ओरेंगटून को लेकर, उसका बिहेवियर, ये लकड़ी से गड्ढा करता है, ये करता है, वो करता है, मतलब ये आपसे प्रश्न बन रहे हैं बिहेवियर के आधार पे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अलग से ही आर्टिकल चमक रहा है। अगर एग्जामिनर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, इसको आर्टिकल में इंटरेस्ट आया, दे देगा प्रश्न, समझ रहे हैं? इसलिए चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। भाई उसका आंसर ज़रूर से लिख देना, ठीक है? चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल हमारे पेज नंबर 9 पर है, ये हमारा ओपिनियन वाला पेज है। ओपिनियन मतलब हम सीधे आ चुके हैं अपने एडिटोरियल पर। दो एडिटोरियल हैं, दोनों में से ये बेकार है और ये एडिटोरियल हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम का है, तो इसे विस्तार से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप इकॉनमी के पर्पज़ से लिंक करेंगे और इसमें गिनी इंडेक्स के बारे में बात हो रही है। तो रिसेंटली गिनी इंडेक्स रिलीज़ हुआ है, लेकिन उसने इंडिया की जो रैंकिंग दी है ना वो सही नहीं है। कहने का मतलब है गिनी इंडेक्स जिस तरीके से तैयार किया जाता है वैसी कंडीशंस इंडिया में नहीं है, तो अभी इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। और ये गिनी इंडेक्स भारत के बारे में रॉन्ग क्यों है, गलत क्यों है, वो चीज़ें यहाँ पर समझाई गई हैं। आइए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ गिनी इंडेक्स होता क्या है, यहाँ पे राइटर क्या कहना चाहती हैं। प्राची दत्ता हैं जो इस चीज़ के बारे में मेंशन करती हैं। देखो राइटर के नाम याद रखने नहीं होते हैं, वो एग्जाम में काम के नहीं हैं। आपको ये समझना होगा गिनी इंडेक्स किस चीज़ के बारे में है, कैसे रिलीज़ होता है, कैसे स्कोर पे कौन सी कंट्रीज़ रखी जाती हैं, और ये इनइक्वालिटी के बारे में क्या बताता है। चलो ये तो मैंने बता ही दिया, इनइक्वालिटी के बारे में समझाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एडिटोरियल तैयार कर दिया। आप पढ़ेंगे पहली बार में या बिगनर होगा, ठीक है, तो कहोगे सर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। मैंने ऐसे तैयार किया है कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। हर एक छोटी छोटी शॉर्ट हेडिंग्स प्रोवाइड करवा दी हैं, उसमें यहाँ पर सारी माइन्यूट डिटेल्स प्रेजेंट कर दी हैं, ठीक है। तो जब आप बिगनर हो या फिर आप प्रिपरेशन कर चुके हो, पहले भी कर रहे हो, आगे नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। चलिए ये जो गिनी इंडेक्स है वो एग्जैक्टली क्या है, आइए बात करते हैं। गिनी इंडेक्स कह लो या इसको गिनी कोएफिशिएंट कह लो, तो ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है, यानी एक ऐसा टूल जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कोई चीज़ मापते हैं, मेजर करते हैं। और क्या मापी जाती है यहाँ पर, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हम हर एक चीज़ को मेजर ही तो करते हैं, मेजर कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं। स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं ना, ग्राफ्स वगैरह जो बनाते हैं, उसमें हम कोई सी चीज़ को मेजर कर रहे होते हैं, पहले क्या था, अब स्थिति क्या है। तो यहाँ पर भी जो गिनी इंडेक्स है ये भी ऐसा ही टूल है, लेकिन ये मेजर क्या करता है, इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी विद इन अ कंट्री। एक देश के अंदर में आय यानी लोगों की जो इनकम है उसके बीच में असमानताएं कितनी है, यानी उस देश में कितने लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, कितने लोग हैं जो बहुत कम पैसे कमा रहे हैं। यही तो इंडिया में कंडीशन है भाई। इंडिया में टॉप 1% ऐसे लोग हैं जिनके पास में मैक्सिमम इनकम है भारत की, बाकी सभी लोगों के पास में, अब जितने भी लोग बचते हैं उनके पास में बाकी बची कुछ इनकम है। तो भारत में अमीर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है या गरीब जो है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, ये कंडीशन है। इसको हम बोलते हैं ये आय असमानता, यानी कि इनकम इनइक्वालिटी। या किसी के पास में प्रॉपर्टी है तो भाई अंधाधुंध बहुत सारा पैसा है, बहुत प्रॉपर्टी है, वेल्थ है उसके पास में, किसी के पास नहीं है तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो वो कहलाती है वेल्थ इनइक्वालिटी। तो इन असमानताओं का जो डिफरेंस है इसको मापने का काम करना, उसको मेंशन करना कि एक देश में इस वाली कंडीशन में क्या चल रहा है, वो गिनी इंडेक्स रिलीज करता है। जब ये इंडेक्स आता है तो वो अलग अलग देशों की रैंकिंग देता है और उस रैंकिंग को बेसिकली एक स्कोर के आधार पे दिया जाता है। अब स्कोर क्या होता है दोस्तों, याद रखना, जब भी किसी देश को लेकर गिनी इंडेक्स आएगा या तो वो स्कोर बेसिकली यहाँ पर 0 में भी हो सकता है, 100 में भी हो सकता है, 0 से 100 के बीच में होता है। 0 का मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी। अगर गिनी इंडेक्स, याद रखना, किसी देश को गिनी इंडेक्स में उसको 0 स्कोर दिया गया है, 0 स्कोर तो आप समझ रहे होंगे कि मतलब बेकार है, नहीं, यहाँ पर उल्टा है। 0 स्कोर मतलब यहाँ पे परफेक्ट इक्वालिटी उस देश में बिल्कुल समानता है सारी चीज़ों में, लोगों की इनकम बराबर है, लोगों के पास में वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। और अगर ये नंबर अब बढ़ना जैसे शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक पहुंच जाएगा, तो क्या होगा, वो परफेक्ट इनइक्वालिटी को दर्शाता है। जितना ज़्यादा नंबर बड़ा होता चला जाएगा यानी उस देश में असमानताएं बहुत ज़्यादा हैं।
ठीक है, यानी कुछ लोगों के पास वेल्थ ज़्यादा है, कुछ के पास बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो यानी इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या दर्शाता है? गिनी इंडेक्स। पूछ ले आपसे गिनी इंडेक्स यहाँ पर किस चीज़ को मेंशन करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब राइटर ने इस आर्टिकल को क्यों डिस्कस किया है? रीज़न ये है क्योंकि साल 2023 में भारत का जो गिनी इंडेक्स है, याद रखिए ये गिनी इंडेक्स रिपोर्ट किया गया और इस गिनी इंडेक्स में इंडिया का जो नंबर दिया गया है वो है 25.5। कहोगे ज़्यादा बुरा नहीं है, हम तो भाई ज़ीरो के थोड़े बहुत तो पास है ना, 25.5 नंबर है, हम तो सोच रहे थे बहुत ज़्यादा होगा। राइटर तो वही कहती हैं, राइटर कहती हैं 25.5 गिनी इंडेक्स ने बहुत अच्छी रैंकिंग भारत की दे दी है, बहुत अच्छा नंबर शो कर दिया है। जबकि अगर आप लोग देखोगे प्रॉब्लम यह है कि इस अगर आप रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर हर एक सेक्शंस को मेजर करेंगे तो ये नंबर हमारा बहुत बढ़ जाएगा। तो ये जो रैंकिंग दी गई है, जो ये स्कोर दिया गया है, वो स्कोर सही नहीं है, ये राइटर का कहना है कि भाई यहाँ पर गिनी इंडेक्स गलत है इंडिया को लेकर। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें? क्यों आखिरकार ये भारत के लिए मिसलीडिंग है, भारत को गलत तरफ से दिखा रहा है मतलब गिनी इंडेक्स? चलो बताता हूँ। राइटर कहती हैं ये जो आर्टिकल है ये कहता है कि जो ये गिनी इंडेक्स है ना, ये इंडिया के रियल सिचुएशन को नहीं दर्शाता है। रियल ग्राउंड पे जो असमानताएं हैं लोगों के बीच में उसको नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि गिनी इंडेक्स के अंदर में बहुत सारे इनफॉर्मल सेक्टर को कवर ही नहीं किया जाता। जितने भी फॉर्मल सेक्टर हैं वही कवर होते हैं। फॉर्मल सेक्टर समझ रहे हैं? बड़ी बड़ी कंपनीज में जो लोग काम कर रहे हैं, जिनका जिनका जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे वो है, सभी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत अच्छी सैलरी है और सैलरी देने के बाद वो इनकम टैक्स भी देते हैं वो सभी लोग। अब इनकम टैक्स भारत में देने वाले लोग केवल 10% है, केवल 10% आपको लोग देखने को मिलेंगे जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं। समझ रहे हैं? तो जो उनकी कंडीशंस ऑलरेडी बहुत अच्छी है उनको मेजर किया गया है यहाँ पर। लेकिन इंडिया में दोस्तों अगर आप लोग देखोगे तो ज़्यादातर लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। भारत की आधे से ज़्यादा आबादी, इंडिया की जो इकोनॉमी की आधे से ज़्यादा आबादी है वो इनफॉर्मल सेक्टर में, जिनकी नौकरी का ना आज पता है ना कोई कल पता है ना? वो मतलब आप कह सकते हैं बिना कॉन्ट्रैक्ट के कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता, बस खाली रोज डेली बेसिस पे कमा रहे हैं, डेली अपना जीवन चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या इंडिया में ज़्यादा है, लेकिन इस इंडेक्स के अंदर में बहुत सारे ऐसे सेक्टर को मिस कर दिया गया। अगर इसको मिला लेते तो ये जो नंबर है ना 25.5, ये नंबर और ऊपर चले जाता, तब जाकर रियल ग्राउंड लेवल पर इंडिया में जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो नंबर हमारे सामने आता। ये राइटर का कहना है। तो राइटर कहती हैं यहाँ पर कि केवल आप पैसों या संपत्ति के आधार पर ही असमानताएं मत देखिए। इनइक्वालिटी में दोस्तों इंडिया में जेंडर इनइक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा है। नौकरियों में पुरुष ज़्यादा है, महिलाओं का रोल कम है। ठीक है, डिजिटल इनइक्वालिटी भी ज़्यादा है। अभी भी दोस्तों रिमोट एरियाज़ में, गांव वाले क्षेत्रों में वाईफाई इंटरनेट के कनेक्शंस नहीं पहुंच पाए हैं। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं। ठीक है, एजुकेशन में इनइक्वालिटी है। गांव में यहाँ पर एजुकेशन इतना ज़्यादा बेटर नहीं है आज भी रिमोट एरियाज़ में। हेल्थ के मामले में आप देख पाओगे तो हेल्थ में भी इनइक्वालिटी, असमानताएं बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को मिला लें तो रियल डेफिनेशन हमारे सामने निकल कर आएगा इनइक्वालिटीज़ का। ठीक है, केवल इनइक्वालिटी वेल्थ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। और अगर आप वेल्थ के ऊपर भी इनइक्वालिटीज़ को देखते हैं इंडिया में, तो इंडिया में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बुरी है। बुरी मतलब कैसे है, सुनिए। एग्जाम्पल ये देते हैं कि भाई इंडिया में कंडीशन ये है, एक व्यक्ति जिसके पास में 30 लाख की कार है और एक व्यक्ति ऐसा भी है भारत में जो बेसिकली साल का 30 लाख कमाता है। ठीक है, एक के पास 30 लाख की कार है ना? तो ये है प्रॉब्लम कि किसी के पास में बहुत है, किसी के पास में कुछ नहीं है। तो ये जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है ना इंडिया में, वो बिगड़ा हुआ है। डेटा इनसाइट क्या बताता है? डेटा इनसाइट ये कहता है कि टॉप 1% इंडियंस, केवल 1% भारतीय, पूरे भारत की जो ये 140-145 करोड़ की आबादी है, इसमें से टॉप 1% जो इंडियंस हैं वो केवल मतलब 1% इंडियन, आप याद रखना, भारत की जो टोटल इनकम है उसका 22.6% के आसपास होल्ड करके बैठे हैं। ये 2022-23 का डेटा है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो लो पेइंग जॉब्स, जहाँ पे जॉब में अच्छा खासा पेमेंट नहीं है ना, नौकरी का कुछ नहीं पता है, वो सेक्टर्स इंडिया में ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। आज 10% से कम एडल्ट्स ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं। तो गिनी इंडेक्स यहाँ पर फेल हो जाता है, क्योंकि गिनी इंडेक्स ने केवल और केवल जो फॉर्मल वर्किंग प्रोसेस है, जो लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं उनका डेटा निकाला है। और इनकम टैक्स पे करने वाले लोग कितने हैं? 10% से कम। और आबादी हमारी है 140 करोड़ से भी ज़्यादा की। तो ये नंबर्स निकालोगे तो नंबर्स में बहुत मैसिव डिफरेंस आएगा, वो राइटर का कहना है। दूसरा ये कहती हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। जेंडर इनइक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो बताया जाता है कि जो महिलाएं हैं
आज के समय पर जो लोग काम कर रहे हैं ना, उन काम करने में केवल 35% महिलाएं काम कर रही हैं। मैनेजर लेवल पर पोस्ट अगर आप देख पाओगे तो केवल 12% महिलाओं को यहाँ पर मैनेजर या लीडर का रोल मिल पाता है। नई नई जो कंपनियां स्टार्ट हो रही है उसमें केवल 7% महिलाओं का योगदान है। तो ये प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर, कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर। थोड़ा और अपॉर्चुनिटीज़ वेमेन को प्रोवाइड करवाना होगा तो आगे यहाँ पर थोड़ा सा जो लेवल है वो मैच हो सके। फिर वही चीज़ यहाँ पे राइटर कहती हैं कि डिजिटल इनइक्वालिटी को भी देख लो यहाँ पर। अगर गिनी इंडेक्स इन सब चीज़ों को मिला ले तब जाकर रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल कर आएगा, ग्राउंड लेवल का इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगा। डिजिटल इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो आज भी भारत में केवल 52.7% स्कूल हैं जहाँ पर कंप्यूटर हैं, बाकी 50% स्कूलों के पास में कोई कंप्यूटर नहीं है। फिर 53.9% स्कूल ऐसे हैं जिनके पास में इंटरनेट एक्सेस है, बाकी लोगों के पास में इंटरनेट की सुविधा नहीं है। केवल 41.8% हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनके पास में वाईफाई का कनेक्शन है इंडिया में, बाकी लोगों के पास में वाईफाई के कनेक्शंस नहीं है। स्टूडेंट्स जो हैं लो इनकम से जो भी आते हैं, लो इनकम फैमिली से आते हैं जिनकी आय बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनके पास में कोई भी डिजिटल लिटरेसी नहीं है। और डिजिटल लिटरेसी नहीं है, अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो उनको नौकरियां नहीं मिल पाती। तो अगेन वो इनइक्वालिटी तो बन जाएगी, है ना। तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है, ऑनलाइन एजुकेशन आप देख पाओगे बहुत सारी जगह पर आजकल नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब रीज़न यहाँ पर यह है कि प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ रही हैं, और अगर एजुकेशन अच्छा नहीं होगा तो आगे ऑब्वियसली उस व्यक्ति को ज़्यादा अच्छे स्किल्स नहीं मिल पाएंगे, और स्किल्स नहीं होंगी तो नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर ये बोलते हैं जो इनइक्वालिटी, जो ये असमानता है, ये सब आपस में लिंक हैं, चाहे वो डिजिटल इनइक्वालिटी हो, चाहे वो जेंडर इनइक्वालिटी हो। अगर महिलाएं ऑनलाइन जॉब से निकाल दी जाएंगी, बैंक्स में उनका रोल नहीं होगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स हैं। ऐसी एजुकेशन इनइक्वालिटी मिला लो, चाहे डिजिटल डिवाइड मिला लो, अगर एजुकेशन सही नहीं होगा तो भविष्य आगे का सही नहीं रहेगा, स्किल्स लोगों को नहीं मिलेंगी। तो गिनी इंडेक्स यहाँ पर इंडिया की रियलिटी को कैप्चर नहीं कर पाया है, ये राइटर का कहना है। प्रॉब्लम एरिया यह है कि इन्होंने केवल और केवल फॉर्मल इकोनॉमी को कवर किया, इनफॉर्मल इकोनॉमी को कवर नहीं किया। और जब वेल्थ की बात करते हैं तो ये जो इनकम है, जो केवल आय है, वो हर एक चीज़ को दर्शाती नहीं है। तो वेल्थ कंसंट्रेशन को सही से देखना था। फिर उसके अलावा जेंडर, डिजिटल, सोशल इनइक्वालिटी, ये सब इग्नोर कर दी गई है इस इंडेक्स के अंदर में। फिर ये कहती हैं कि केवल इस बहुत छोटे मात्रा में प्रतिशत जो लोग हैं वो टैक्स फाइल करते हैं, उनका रिजल्ट निकालकर इन्होंने इंडेक्स दे दिया, जिसके आधार पे इंडिया का जो रैंकिंग है वो 25% के आसपास दे दिया गया, 25 नंबर दे दिया गया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। फिर रूरल एरियाज़ में, यानी कि रूरल एरिया में अलग है, शहरों के क्षेत्र में अलग है, तो यहाँ का डेटा तो अलग से सेपरेटली भी कैप्चर नहीं हुआ है। तो गिनी इंडेक्स में ये कुछ खामियां हैं जो राइटर ने एक्सप्लेन की है। मान लो एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में क्वेश्चन बन जाता है गिनी इंडेक्स के अंदर में क्या इशूज़ हैं, तो वो इशूज़ आप यहाँ पर एग्जैक्टली ये वाले मेंशन कर सकते हैं। आपका आर्टिकल एडिटोरियल कवर हो गया विद प्रॉपर डिटेल्स एंड स्ट्रक्चर्ड नोट्स। नाउ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने है, तो मेंस में कैसे क्वेश्चन बनेगा वो मैंने आपको बता दिया, प्रीलिम्स में कैसे बनेगा ये आपके सामने प्रेजेंट है। चलो फटाफट कमेंट्स ओपन करो, इसका भी आंसर लिख दो नीचे कमेंट सेक्शन में। ये बात करता है विद रेफरेंस टू गिनी इंडेक्स, गिनी इंडेक्स के रेफरेंस में, और गिनी इंडेक्स का जो ये इंपॉर्टेंस है ना, जो ये इनइक्वालिटी को मेजर करने का काम करता है भारत में, इसमें जो गिनी इंडेक्स का इंपॉर्टेंस है, इसका जो रेलिवेंस है, इसको लेकर आपके सामने 3 स्टेटमेंट से बताना है, तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला, जो गिनी इंडेक्स है ये इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी दोनों को कैप्चर करता है, और इसमें इनफॉर्मल सेक्टर जो है, इनफॉर्मल सेक्टर को भी शामिल किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो लोअर गिनी इंडेक्स स्कोर है, यानी गिनी इंडेक्स में अगर स्कोर बहुत कम आएगा, लोअर स्कोर आएगा, लोअर स्कोर मतलब उस देश की स्थिति ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम के बीच में। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया में जो गिनी इंडेक्स है ये कई बार अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है एक्चुअल इनइक्वालिटी को लेकर। क्यों? क्योंकि इस गिनी इंडेक्स में भारत की स्थिति सही से दर्शाई नहीं जाती, जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है उसको सही से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, इनकम्स को सही से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, बी 1 एंड 3 ओनली, या फिर सी 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर लिख दो नीचे कॉमेंट सेक्शन में। चलिए अगले आर्टिकल पर जंप करते हैं। फिर आज के न्यूज़पेपर में सीधा बिजनेस पेज पर चले जाना, बिजनेस पेज पर आपको ये वाला आर्टिकल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बात हो रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको अपग्रेड कर दिया है। ठीक है, अब देखो जो भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और ऐसे बहुत सारे क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये लोग क्या करते हैं, ये अलग अलग देशों की रैंकिंग देते हैं। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भारत की रैंकिंग देता है, मतलब आगे इंडिया की इकॉनमी किस तरीके से ग्रो हो सकती है उसका डेटा शेयर करता है। तो आईएमएफ ने दोस्तों याद रखिए भारत का जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है उसको करंट समय पर अपग्रेड कर दिया है।
ठीक है। 2025-26 एंड 2026-27 में देखोगे तो इंडिया का जो ग्रोथ है वो 6.4% के आसपास होगा। ये बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है, और ये केवल और केवल प्रिडिक्शन है, भविष्यवाणी है, ये एक्सपेक्टेशंस हैं। आगे जाकर यहाँ पर ये चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। अगर इकोनॉमी में सब कुछ अच्छा चलता है तो इतनी ग्रोथ हो सकती है, अगर कुछ गड़बड़ाता है तो इकोनॉमी ग्रोथ कम हो जाएगी, तब आईएमएफ कहेगा नहीं नहीं इतनी नहीं, इतने प्रतिशत से ग्रोथ होगी। तो इसमें ये नंबर्स याद नहीं रखने होते। हाँ, ये याद रखना होता है, ये सारा काम कौन डिसाइड कर रहा है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये भविष्यवाणी कर रहा है, ये प्रेडिक्शन कर रहा है। एग्जामिनेशन के लिए भी आपके लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ के जाना है, जहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक की ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दुनिया का पैसों से संबंधित सारी चीज़ों को डील करता है। इसको बनाया गया था ताकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो अलग अलग देशों की स्थिति बिगड़ चुकी है उसको वापस से सही करना। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और याद रखना, जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना तो वर्ल्ड बैंक भी बना। दोनों चीज़ें साथ में बनी थी। और दोनों चीज़ें साथ में कब बनी थी? तब एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था जिसको बोलते हैं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। एक बड़ी मीटिंग हो रही थी। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों अलग अलग बॉडीज़ बनाई जाती हैं। इंडिया आईएमएफ का एक फाउंडिंग मेंबर है। 27 दिसंबर 1945 में भारत ने ज्वाइन कर लिया था। देश की आज़ादी से पहले ही हम लोगों ने आईएमएफ को ज्वाइन कर रखा है। इसका ओरिजिन और बैकग्राउंड मैं आपको बता चुका हूँ। चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, दोनों बॉडीज़ बनाई गई हैं एक कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो बेसिकली अमेरिका में हो रहा था, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस नाम का एक कॉन्फ्रेंस। ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेन हेडक्वार्टर आज भी यूएसए में ही है, वॉशिंगटन डीसी में। आज इस आईएमएफ में 190 से ज़्यादा कंट्रीज़ है जो इसका हिस्सा है, सदस्य है। इंडिया भी इसका मेंबर है, जैसा अभी हमने पढ़ा। इंडिया तो 1945 में ही ज्वाइन कर चुका था। तो आईएमएफ का मेन गोल क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है? मेन उद्देश्य होता है कि हमारे मतलब आप कह सकते हैं कि दुनिया भर में कोई कंट्री संकट में है, वो कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा है, तो उसको सपोर्ट करना, है ना? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को सपोर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, जब जब यहाँ पर पाकिस्तान को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कटोरा लेकर पहुँच जाते हैं वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास में, सर लोन दे दो थोड़ा सा, हमारी स्थिति सही नहीं है। तो कई बार लोन वगैरह देने का भी यहाँ पर ये काम करता है। याद रखना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी यहाँ पर ये सपोर्ट करता है। लास्ट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 3 प्रकार की रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। तीनों के तीनों रिपोर्ट्स के नाम आपके दिमाग में छपे होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है ये भी आईएमएफ रिलीज़ करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी आईएमएफ रिलीज़ करता है, एंड फिस्कल मॉनिटर नाम की रिपोर्ट भी आईएमएफ रिलीज़ करता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आईएमएफ के सारे आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हो गए। प्लीज़ इन रिपोर्ट्स के नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हैं बहुत काम के। मैं आपको बताता हूँ, ये काम के इसलिए है क्योंकि देखो यूपीएससी का 2016 का प्रश्न है। प्रश्न क्या है? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को कौन प्रिपेयर करता है? ये सीधा पूछ लिया गया। तो कौन प्रिपेयर करता है? अभी आप लोगों ने पढ़ा है, वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। यहाँ पर इसको तैयार करता है। तो आगे की रिपोर्ट्स के बारे में भी आप लोगों से यहाँ पे फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही पढ़ना था और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। बस काम खत्म। आज के सेशन में, आज के न्यूज़पेपर में आपको इतना ही पढ़ना था। डिटेल्स, स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया, सारे आर्टिकल पढ़े, नोट्स बनाए, क्वेश्चन सॉल्व करे। प्लीज़ उन टेस्ट के जितने भी प्रश्न के आंसर हैं उनको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोगों के लिए लगा सकूँ, आपकी साथ ही साथ में टेस्ट की प्रैक्टिस भी हो सके। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।